Hello friends, welcome back in another video. In this video we are going to study about the numerical part of unit 2 greedy algorithm. इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और हर क्वेश्चन का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे ही क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और हर टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला टॉपिक है हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ये चैप्टर ये वीडियो मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट में होगा। थ्योरी पार्ट का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे। यानी कि जैसे कि फर्स्ट टॉपिक जैसे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। तो सबसे पहले हम इस वीडियो का फ्लो कैसे होगा, इस वीडियो में हम सबसे पहले उस क्वेश्चन की एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम ये पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न से। तो सबसे पहले ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की हम एल्गोरिथम समझेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न से। तो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में हम क्या करते हैं, मल्टीपल सॉर्टेड फाइल्स होती हैं, उसमें से हमको मिनिमम पॉसिबल टोटल मर्जिंग कॉस्ट निकालनी पड़ती है उन फाइल से। ठीक है, तो हम हर स्टेप में दो फाइल्स को मर्ज करते हैं, फिर उन फाइल्स को वापस से ऐड करते हैं और एक न्यू फाइल में, और फिर दो स्टेप, हर स्टेप में दो फाइल्स को ऐड करते करते हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप होती है इंसर्ट ऑल फाइल साइजेस इनटू अ मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। इसमें हम मिनिमम हीप यूज़ करते हैं, बिकॉज मिनिमम हीप में क्या होता है कि जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होता है तो वो सबसे पहले हम निकालते हैं उस हीप से, लेकिन मिनिमम ही हमको सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट देता है, इसीलिए हम मिनिमम हीप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर पहले स्टेप में हम मतलब सारे जितने भी फाइल्स हैं उन सबको मिनिमम हीप में डाल देंगे। फिर दूसरे स्टेप में करेंगे, जो टोटल कॉस्ट होती है उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में होगा, इस स्टेप को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक आखिरी में एक ओनली सिंगल एलिमेंट बचेगा जो कि हमारी फाइनल नोड आएगी, और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, रिमूव द टू स्मॉलेस्ट फाइल फ्रॉम द हीप। हम हीप से दो स्मॉलेस्ट फाइल को निकालेंगे, उन दोनों को अब सेकंड स्टेप में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर उसकी जो कॉस्ट होगी, मतलब कि जो मर्ज करने पर कॉस्ट होगी, मतलब कि फाइल 1 प्लस फाइल 2 की कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। उसके बाद उसको करेंगे ऐड मर्ज कॉस्ट टू द टोटल कॉस्ट। अब एक टोटल कॉस्ट जो हमने बनाया था उसमें हम जो इसकी जो मर्ज कॉस्ट होगी उसको हम टोटल कॉस्ट में डाल देंगे। तो अब जो टोटल कॉस्ट बनेगी, यानी कि इंसर्ट द मर्ज्ड फाइल बैक, मतलब जो अब इन दोनों को जो हमने मर्ज कॉस्ट किया है, तो इन दोनों की जो मर्ज किया है, इन दोनों का जो कॉस्ट होगा उसको हम हीप में वापस से पुट करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसको हीप में डालेंगे, और फिर फोर्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप होगा, व्हेन ओनली वन फाइल रिमेन्स टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम मर्जिंग कॉस्ट। ठीक है, जब तो आखिरी जब बचेगी तो वही हमारा मिनिमम कॉस्ट होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, चार फाइल्स दी हुई हैं। ठीक है, और चारों फाइल्स की हमको साइज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो साइजेस हैं ये सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड नहीं होता है तो हम इसको पहले सॉर्ट कर लेते हैं, ताकि जो भी हम निकालेंगे तो वो सबसे स्मॉलेस्ट फाइल्स को हमको निकालना होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, पहले स्टेप में क्या करते हैं, सारे को एक मिनिमम हीप रहेगा, उसमें हम सबको ऐड कर देंगे। मतलब कि ऐसे शो करने की जरूरत नहीं, मैं उसे आपको बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम इनिशियल जो स्टार्टिंग की, अब पहला स्टेप तो हो गया, अच्छा वो हमने मतलब वो लिखने के लिए है पहला एल्गोरिथम वाला। अब दूसरे स्टेप से हम जो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म्स होंगी उन दो को सबसे पहले लेते हैं। यानी कि हम जो 10 लेंगे एंड 20, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, x1 एंड x2। अब इन दोनों को ऐड करके जो हमारी कॉस्ट आएगी, ठीक है, जो कि 30 आई। अब इसमें क्या करते हैं, जो हम दोनों को ऐड करके जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट को वापस से इसमें डाल देते हैं, यानी कि मिन हीप में डाल देंगे। ठीक है, तो अब जो मिन हीप आया, हमारा जो न्यू हीप बनेगा, उसमें क्या क्या होगा, 10 और 30 तो चले गए, अब 30 वापस से एक आया, एक पुराना 30 है और एक नया 40, मतलब पुराना 40 जो है। अब ये हमारा मिन हीप है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, 30 एंड 30 को ऐड करना है, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 30 प्लस 30 होगा, मतलब कि 30 वाला एलिमेंट होगा, 30 वाला होगा, और ये 30 तो हमारा इससे आया था, और ये वाला 30 ये x3 है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा जो टोटल कॉस्ट है, अब ये जो टोटल कॉस्ट हमारी जो जीरो से स्टार्ट हुई थी,
अब उसमें 30 ऐड हो चुका है, ठीक है, तो 30 हो गई इसकी टोटल कॉस्ट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 60, ठीक है। अब 60 आ गया। अब 60 को हम इसमें टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे। सो अब इस स्टेप के बाद टोटल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट विल बी 90, ठीक है। अब अभी हम लोग, जैसे मैं समझाने के लिए अलग अलग लिख रहा हूँ, बट ये हम सारे एक ही ट्री में करते हैं पूरा, ठीक है। अब क्या हुआ 60, अब 60 को वापस से हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसके इस स्टेप के बाद जो न्यू ही बनेगा, जो 30 हट गया है, तो 30 की जगह फिर 60 एंड 40 आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचे हैं, तो इन दोनों एलिमेंट को हम इसमें से ले लेंगे। एंड 40 वाला एक नोड है जो कि x4 है, एंड 60 वाला तो हमारा इससे इस मतलब हम ऐड करने से आया था, जो कि मर्ज फाइल है। तो फाइनल आंसर आएगा 100, ठीक है। अब 100 आ गया है। अब 100 इसमें टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 90 प्लस 100 विच इज़ 190। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को हमको एक ट्री में बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक ट्री में करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 10 लिखेंगे जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, फिर 20 लिखेंगे जो कि मतलब ऐसे हमको फाइनल आंसर लिखना होता है। 10, ये तो मैंने स्टेप समझा दिया आपको ऊपर वाले, बस फाइनल जो ग्राफ बनता है वैसे बनता है। तो 10 एंड 20 जो स्मॉलेस्ट है, मतलब x1 एंड x2, ठीक है। फिर उसके बाद हम जितने सारे को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। पहले x3 एंड x4, ठीक है, ये सारे लिख लिए हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अगर ये नहीं दिख रहा है तो ऐसे x1 एंड x2 x3 x4 पूरा लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट हैं उनको ऐड कर देंगे, यानी कि 30 एंड 30। अब नाउ जो ये 30 है और ये 30 है, अब ये दोनों सबसे स्मॉलेस्ट बचे हैं, तो अब इनको ऐड करेंगे। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या आया था, 60 आया था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, फाइनली 60 एंड 40 को ऐड करना है। तो 60 एंड 40 को ऐड किया तो आ गया 100, ठीक है। तो 100 हमारी फाइनल नोड आई है, एंड फाइनल नोड 100 आई है, और जो टोटल कॉस्ट आया है वो 90 आया है, ठीक है। 100। अब इस और जो फाइनल टोटल कॉस्ट कैसे लिखते हैं, टोटल कॉस्ट होती है जितने भी सर्कुलर नोट्स हैं उन सबको ऐड करके हमारी टोटल कॉस्ट आती है, यानी कि 30 प्लस 60 प्लस 100 जो कि होता है 190। तो हम ऐसे शो कर सकते हैं सारे स्टेप्स को, एंड फिर फाइनल आंसर को हम ऐसे बना के करके आएंगे, जिससे हमारा फुल टोटल लाइक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि है हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न हफमैन कोडिंग का ही एक बेस मान सकते हैं कि इसको, ये अगर आपको आ गया तो हफमैन कोडिंग भी बन ही जाएगा। तो नाउ वी विल स्टार्ट हफमैन कोडिंग। हमारा सेकंड टॉपिक है हफमैन कोडिंग। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका एल्गोरिथम से समझ सकते हैं कि कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है क्रिएट अ लीप नोड फॉर ईच कैरेक्टर विथ इट्स फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर दिया होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, ठीक है। और उससे 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 मतलब हमको नोड बनाने होते हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में करते हैं इंसर्ट ऑल नोड्स इनटू अ मिन हीप। तो मतलब कि जो सारी नोड्स हैं उनको हम एक मिन हीप में ऐड कर देंगे, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे। थर्ड स्टेप रिपीट अंटिल ओनली वन नोड रिमेन्स। मतलब कि जो स्टेप्स हैं चारों, इनको तब तक रिपीट करेंगे जब तक ओनली एक नोड नहीं बच जाती मिनी में, ठीक है। तो पहला होता है रिमूव द टू नोड्स विद द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब कि दो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसीज की नोड होंगी उनको हम निकालेंगे। फिर क्रिएट अ न्यू इंटरनल नोड हुज फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ द टू। तो उन दोनों को ऐड करेंगे, उसकी एक न्यू नोड बनाएंगे, उस नोड को हम वापस से मिन हीप में ऐड करेंगे, ठीक है। मेक द फर्स्ट नोड द लेफ्ट चाइल्ड एंड द सेकेंड नोड द राइट चाइल्ड वन। मतलब फिर उनको ये हम बाद में स्टेप करेंगे, ठीक है। इंसर्ट द न्यू नोड बैक टू द स्टीप मिन हीप। तो वापस इसको मिन हीप में ऐड कर देंगे। फिर फोर्थ स्टेप में करते हैं क्या है, द रिमेनिंग नोड बिकम्स द रूट ऑफ द हाफमैन ट्री। अब जो रिमेनिंग नोड है वो उसकी हाफमैन ट्री की नोड बन जाएगी। फिर ट्रैवर्स द ट्री, अब उसको हम ट्रैवर्स करेंगे, और ट्रैवर्स करते हैं लेफ्ट एज को जीरो कोड देते हैं, और राइट एज को 1 कोड देते हैं। एंड द बाइनरी कोड ऑप्टेन, फिर इससे जो हर एज के लिए हमको एक बाइनरी कोड मिलता है। तो हर एज के लिए जो बाइनरी कोड मिलता है वही हाफमैन कोड कहलाता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसका हाफमैन कोड निकालेंगे हर एलिमेंट के लिए और हर एज के लिए, मतलब
तो जो कि हमारे कैरेक्टर्स हैं वो ABCDEF जो है ये कैरेक्टर्स हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज है 5, 9, 12, 13, 16 एंड 45। तो सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स को मिन हीप में ऐड कर देंगे। तो मिन हीप में ऐड करने के बाद इनको एज अ नोड ऐड करेंगे, मतलब ये सारे एक पर्टिकुलर नोड्स हैं, ठीक है। अब जो पहला स्टेप हो गया इनको मिन हीप में ऐड करने के लिए, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मर्ज द टू स्मॉलेस्ट नोड। हमको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अब सबसे पहले जो सबसे स्मॉलेस्ट नोड है जो कि 5 एंड 9, तो हम इन दोनों को सबसे पहले मर्ज करेंगे। तो पहले स्टेप में हम मर्ज करेंगे A5 को एंड B9 को। तो इसका जो एडिशन आएगा, ऐड की जगह हम प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस ऐड आएगा, वो आएगा एक न्यू नोड बनेगी 14। अब इस न्यू नोड को हम वापस से मिन हीप में डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब ये 14 हो गया। अब हम बाकी जो दो छोटी नोड है, अब बचा क्या है मिन हीप में, क्या क्या बचा हुआ है, 14, 12, 13, 16 एंड 45, ठीक है। तो अब जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम बाकी जो अब इसके अलावा जो दो छोटी फ्रीक्वेंसीज की नोट्स होंगी उनको हम लेंगे, यानी कि C एंड D, ठीक है। तो C हमारा है 12 प्लस D हमारा है 13, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे जो कि आएगा 25, ठीक है। अब हमारे एज में हमारे मिनी हीप में क्या क्या बचा हुआ है, 14, 25, 16 एंड 45। तो अब इसमें से दो जो स्मॉलेस्ट हैं वो है 14 एंड 16, ठीक है। तो हम थर्ड स्टेप में इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 14 प्लस E16, यानी कि ई नोड ई कैरेक्टर की 16 फ्रीक्वेंसी है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि आंसर आएगा 40, आंसर आएगा 30, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके इसका आंसर आएगा 30। अब हमारे मिन हीप में क्या क्या बचा हुआ है, 25 बचा हुआ है, 30 बचा हुआ है एंड 45 बचा हुआ है। तो ये तीन चीज़ बची हुई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब दोनों जो दो छोटी हैं इनको लेंगे। तो दो छोटे क्या है, 25 है प्लस 30 है, ये दोनों सबसे छोटे वाले हैं, छोटे नोड्स हैं, एलिमेंट्स हैं। तो अब इसके बाद हम इन दोनों को ऐड करेंगे जो कि आएगा 55, ठीक है। अब लास्ट में बचे दो ही एलिमेंट हैं 55 एंड 45। तो अब लास्ट में दो ही बचे हैं 55 एंड 45। तब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि F45 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट जो बचा हुआ है एंड 55, जिसका आंसर आएगा 100, और 100 हमारा बन जाएगा रूट नोड, ठीक है। तो ऐसे हमने सारे ऐसे एक टेबल बना लिया हमने कि मर्ज करके इनके जो न्यू नोड्स, ये सारी न्यू नोड्स बनती गई हैं ये मर्ज करके। अब हम एक हफमैन ट्री बनाएंगे, ठीक है। जो कि हफमैन ट्री कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। हफमैन ट्री की कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। अब हफमैन ट्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे छोटा वाला था यानी कि A5, अब हम सबसे इसमें क्या करते हैं कि नोड लिख लेंगे A एंड सेकंड क्या है 9 B। अब इन दोनों को ऐड करेंगे सबसे पहले, तो आया 14, तो 14 एक न्यू नोड बन गई, ठीक है। अब उसके बाद जो अगर इससे छोटे एलिमेंट हैं, इससे अगर छोटे एलिमेंट अगर मोर देन 2 से छोटे एलिमेंट्स है तो इनको दोनों को लेफ्ट में लिख के ऐड करेंगे, यानी कि 12 एंड 13, जो कि ये दोनों ही 14 से छोटे हैं और ये दो हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों को सेपरेटली ऐड करके इन दोनों को एक अलग से ऐड करके नोड बनाएंगे, यानी कि 25, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 25। अब इसके बाद बचा क्या, 14 है 25 है एंड 14, 25 एंड 16। अब 16 क्या है कि 14 से बड़ा है, ठीक है, मगर 25 से छोटा है, तो 25 की इधर तो नहीं हो सकता लेकिन 14 की इधर आ सकता है, यानी कि हम इस स्टेप में E16 को लेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में भी बताया कि हमने 14 और E16 का ऐड किया था। इस टेबल को बनाने से ये होगा कि हमारे कभी भी हाफमैन ट्री कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह बना लेंगे। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ई को यहाँ लिखना है, यहाँ लिख सकते हैं। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 30, ठीक है। अब ये दोनों एक लेवल में है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि यही दोनों सबसे छोटे, यही दोनों बचे हुए हैं, तो ये हो गया 55, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, सिर्फ एक नोड बचा हुआ है जो कि है F45। अब F45 55 से तो छोटा है, यानी कि जो 45 है वो 55 से तो छोटा है, तो ये F की अकॉर्डिंग होगी। और इन दोनों का जो हाईएस्ट आया वो आया है 100, जो कि हमारा रूट नोड बनेगा, ठीक है।
अब ये हमारा हाफमैन ट्री तैयार हो गया है। बट अब जो आपको बताया था 0 1 वाली चीज़, अब वो यहाँ पे अप्लाई होती है। अब जो हम फर्स्ट रूट नोड लेंगे, अब रूट नोड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट एज को 0 एंड राइट एज को 1 कोड देते जाएंगे। तो ऐसे हम सब नोड के लिए करेंगे। अब 100 के लिए जो रूट नोड है उसके लिए 0 1 कर देंगे, 55 के लिए इधर 0 इधर 1 कर देंगे, 25 के लिए इधर 0 इधर 1 कर देंगे, 30 के लिए 0 1 कर देंगे, 14 के लिए 0 एंड 1 एंड ई के, और बाकी तो सारे हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम हाफमैन कोड जनरेट करेंगे। तो हम यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हम हाफमैन कोड जनरेट करेंगे। हाफमैन कोड फॉर ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, सबके लिए हाफमैन कोड को लिखेंगे। अब जैसे कि हाफमैन कोड वो होता है मतलब इन नंबर्स को, जैसे जो उस नोड तक पहुंचने के लिए जितने नंबर को हम ट्रैवल कर रहे हैं उन नंबर्स को हम लिखते जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारा ए है, तो ए हम कैसे पहुंच सकते हैं? ए के लिए रूट से स्टार्ट करना है और ए तक जाना है। ठीक है, तो कौन सा पाथ हम लेंगे? 1, हम पहला एज को लिखेंगे 1, तो 1 लिख लिया। सेकंड एज, अब यहाँ से हमको राइट जाना पड़ेगा तो फिर से 1 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमको 0 एंड 0, यानी कि ये हमारा हाफमैन कोड फॉर ए आएगा। क्योंकि हमको पहले राइट फिर लेफ्ट जाना है। सेम विथ बी, तो 1 1 0 1, तो ये बी का हाफमैन कोड आया। अब उसके बाद आएगा सी, तो सी के लिए कैसे जा रहे हैं हम? 1 0 0, यानी कि 1 0 0। अब डी के लिए 1 0 1 1 0 1, और ई के लिए, ई कहाँ पर है? ई यहाँ पर है। ई के लिए 1 1 1, तो सारे 1 1 1 यहाँ पे आ जाएंगे। अब एफ के लिए तो डायरेक्ट लेफ्ट में ही है तो 0। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको सबसे छोटा हाफमैन कोड मिलता है। तो इससे जो हमारा फाइनल जो हाफमैन कोड से जो हम फाइन करते हैं तो वो सबसे छोटा होता है, ऑप्टिमाइज्ड मिलता है, इसलिए हम हाफमैन कोडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रिज्म एल्गोरिथम एंड क्रुस्कल एल्गोरिथम। ठीक है, हम MST पे जाएंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसमें से हमको पहला उसके एल्गोरिथम है, पहला मेथड है प्रिम्स एल्गोरिथम। तो प्रिम्स एल्गोरिथम की एल्गोरिथम कैसे होती है, क्या होती है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिम्स एल्गोरिथम की पहले होती है सेलेक्ट एनी वर्टेक्स एट द स्टार्टिंग वर्टेक्स एज द स्टार्टिंग, मतलब कोई सा भी एक एक ट्री गिवन होगा, सॉरी एक ग्राफ गिवन होगा जिसमें से हम कोई सा भी एक वर्टेक्स को स्टार्टिंग वर्टेक्स ले लेंगे। ठीक है, और जिस वर्टेक्स पे हम पहुंच गए हैं उसको हम विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, तो हमने फिर उसको विजिटेड मार्क कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसके बाद उस वर्टेक्स से हम कौन से मिनिमम वर्टेक्स, मतलब कौन से ऐसे वर्टेक्स से जा सकते हैं जिसकी वेट मिनिमम हो। ठीक है, फिर हम उस वर्टेक्स से जाएंगे और जो दूसरा वाला वर्टेक्स जिस पे हम पहुंच गए हैं उसको भी हम विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर यही थर्ड एंड फोर्थ स्टेप करते रहेंगे, यानी कि हम मिनिमम वेट एज लेंगे दैट कनेक्ट द वर्टेक्स जो कि कनेक्टेड है, मतलब जो कि विजिटेड है और जो कि नॉन विजिटेड है। उन दोनों में से उन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो मिनिमम वेट होगा उसको हम लेंगे, उसको फिर जो हम उस जिस नॉन विजिटेड एज पे हम नॉन विजिटेड नोड को हम पहुँचे हैं उसको हम विजिटेड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों स्टेप को हम करते रहेंगे अनटिल ऑल वर्टेक्स आर विजिटेड, मतलब जब तक सारे वर्टेक्स विजिटेड नहीं हो जाते तब तक हम इन दोनों स्टेप्स को करते रहेंगे। फिर सिक्स्थ वाला है कि जब हम इस पूरे स्टेप्स को कर लेंगे तो हमारा एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो कॉस्ट होती है वो होती है जो भी एज है उनके सम के इक्वल। ठीक है, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा उसकी जो एज का जो नंबर्स आएंगे, एज की जो कॉस्ट आएगी उन सबको ऐड करेंगे तो हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एज के कॉस्ट के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। तो उसका एग्जांपल है ये एक हमारा एक है कि जो पहली नोड लेंगे हम वो ए को ले लेते हैं। ठीक है, अब मैंने ए को ले लिया, तो मैंने चलिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे मैं बताता जाऊँगा क्या किया हमने। ठीक है, तो हमने ए को ले लिया, उसको हमने विजिटेड लिख दिया, विजिटेड कर दिया। अब ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए से हम बी पे जा सकते हैं, ए से हम सी पे जा सकते हैं एंड ए से हम
डी पे जा सकते हैं। तो ए से बी जाने की जो कॉस्ट है वो है 2, ए से सी जाने की कॉस्ट है वो की है 6, एंड ए से डी जाने की कॉस्ट है जो कि है 3। तो हम सबसे मिनिमम वाला लेंगे यानी कि बी, एंड बी को मार्क कर देंगे। तो बी पे हम पहुंच गए एंड बी को हमने मार्क कर दिया है, मतलब ये भी हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, नाउ अब जो नॉन मार्क्ड है उनको करेंगे। अब बी मार्क्ड है यानी कि जो विजिटेड है उसमें ए और बी दोनों है, तो अब हम बी से भी जा सकते हैं। कहाँ कहाँ? बी से हम सिर्फ ई जा पा रहे हैं, यानी कि बी और ई जाने का कॉस्ट कितनी है 8। तो ये चीज़, ये वाला तो हो गया है। ठीक है, अब इन सब में हमको चेक करना है कि सबसे मिनिमम क्या है। तो अब ए से डी जाना हमारे लिए सबसे मिनिमम है, यानी कि हम ए से डी चले जाएंगे एंड डी को हम विजिटेड लिख देंगे। ठीक है, तो थर्ड आ गया, ये आ गया, 3 इसकी कॉस्ट हो गई, वेट हो गया मतलब, और डी पे आ गए तो मतलब ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब डी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? डी से हम ई जा सकते हैं क्योंकि डी ई भी नॉन विजिटेड है 7 से, एंड डी से हम सी जा सकते हैं जो कि है 5। ठीक है, तो हम डी से ई जा सकते हैं जो कि है 5। एक सेकेंड, तो हम डी से सी तक, डी से ई जा सकते हैं 7 एंड डी से सी जा सकते हैं 5। तो नाउ अब हम डी पे खड़े हैं, तो यानी डी पे, या डी पे पहुँच गए, डी विजिटेड हो गया, यहाँ से बी विजिटेड हो गया था। अब हमको जाना है, अब हमको जो नॉन विजिटेड है यानी कि ये और इसमें से हमको मिनिमम देखना है, तो सी इज़ द मिनिमम। तो सी पे चले जाएंगे हम डी से, तो डी से चलेंगे तो इसकी कॉस्ट रहेगी 5। अब सी को भी हम विजिटेड कर देंगे। अब नॉन विजिटेड है सिर्फ ई, तो अब हमको देखना है कि ई के लिए सबसे मिनिमम क्या आएगा। तो ई के लिए इन दोनों में से आएगा, तो जो कि डी से ही हमको जाना है, डी से हम ई चले जाएंगे जो कि इसका कॉस्ट आएगा 7। तो ये हमारा बनेगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और इसकी अगर हम कॉस्ट को ऐड करेंगे तो वो आएगी 2 + 3 + 5 + 7। ठीक है, तो इसकी हमको इनको ऐड करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 17। तो हम इस तरह से प्रिम्स एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर प्रिम्स के क्वेश्चन आएगा तो हमको इस तरह से सॉल्व करना है। जो मैंने और चीज़ें विजिटेड वाली चीज़ें बोली उनको भी अगर आप स्टेप्स में लिख देंगे तो RGB एग्ज़ाम में और अच्छा रहेगा, उसको जितना ज़्यादा कॉपी भरो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब हम अगला करेंगे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब हम क्रुस्कल्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तो क्रुस्कल्स भी एक मेथड है MST फाइंड करने के लिए। तो इस मेथड, इसमें जो एल्गोरिथम होती है उसमें क्या होता है, लिस्ट ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ। जो सारी ग्राफ की एजेस हैं उनको एक लिस्ट बना, एक मतलब अरेंज कर लेंगे और उनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट में सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनिशियली द MST इज एम्प्टी, मतलब इसमें इनिशियली तो MST खाली होता है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एज, तो उसके बाद हम सबसे जो स्मॉलेस्ट एज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे if adding if adding edge does not create a cycle include it in the MST। मतलब कि अगर भाई अब हम जो एज को ऐड करते जा रहे हैं, मतलब इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम असेंडिंग ऑर्डर, तो तब तक अगर एज जो MST बन रहा है हमारा, अगर वो उसमें साइकिल क्रिएट नहीं होती है तब तक हम उसको ऐड करते जाएंगे। अगर साइकिल क्रिएट हो जाती है तो उस एज को डिस्कार्ड करके हम वापस से फोर्थ और फिफ्थ स्टेप करते, फोर्थ से स्टेप करते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस वो एज, वो जो MST है उसमें V-1 एजेस हो जाएं। ठीक है, तो V मतलब वर्टेक्स, और वर्टेक्स से एक कम एज जब तक नहीं आती तब तक हम ये करते रहते हैं। सबसे पहले तो हम सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे वो ये हो जाएगा, AB 2 है, फिर आएगा अपना, जैसे AB 2 है, AD 3, A से D। ठीक है, उसके बाद फिर है C से D 5, उसके बाद है A से C 6, D से E 7 एंड B से E 8। तो अब इन इन MST इन एजेस, इस फॉर्म में हम फर्स्ट से सबसे जब छोटा होगा सबसे पहला बनाएंगे, A से B बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले A से B बनाएंगे, MST बनाएंगे। तो सबसे पहले A से P क्रिएट करेंगे,
ठीक है। फिर हम उसके बाद ए से डी क्रिएट करना हमको, तो ए से डी क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ 2 है, इसकी 3 है। अभी तक हमारी साइकिल नहीं बनी है, ठीक है, अभी तक साइकिल क्रिएट नहीं हुई है। और उसके बाद हम ए से डी क्रिएट किए, उसके बाद हम डी से सी क्रिएट करेंगे, ठीक है। डी से सी क्रिएट किया, अभी भी साइकिल नहीं है, तो हम अभी तक क्रिएट करते रहेंगे। फिर ए से सी क्रिएट जैसे हम करेंगे, ए से सी, तो फिर यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगी, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। तो ए से सी नहीं बनाना है, अब डी से ई बनाएंगे, डी से ई बनाएंगे। तो डी से ई बनाने के बाद अगर हम बी से ई बनाते हैं तो यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगी। और अब जब पूरे सब हम नोड को हमने विजिट कर लिया है, सारे मतलब एजेस को एक हर बार विजिट कर लिया, तो हम चेक करेंगे कि v-1 एजेस हैं कि नहीं है। वी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वी है, यानी कि 4 एज तो होनी चाहिए। तो पहली 1 2 3 4, तो इस एमएसटी में 4 एज है। और हम इसका कॉस्ट निकालेंगे, मिनिमम कॉस्ट, जितने भी एज हैं उनको ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5 + 7, तो 7, तो 7 + 5 12, 12 + 5 17, तो 17 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्रुशिकल एल्गोरिथम्स करते हैं। तो अब हम करेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन होता है, हमको एक एन, सबसे पहले तो एन आइटम्स गिवन होते हैं। तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम पी आई से डिनोट करते हैं। वेट होता है, वेट को डब्ल्यू आई से डिनोट करते हैं। एंड नैपसैक की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है, जो कि हमारा जो पहला स्टेप रहेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, कैलकुलेट द प्रॉफिट वेट। हाँ, प्रॉफिट और वेट का हम रेशियो फाइंड करेंगे एवरी आइटम, सारे आइटम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उस आइटम की जो हमने रेशियो फाइंड किया है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनिशलाइज कर देंगे प्रॉफिट को 0 से एंड रिमेनिंग कैपेसिटी को सी से, ठीक है। क्योंकि जो कैपेसिटी अभी तो हमने एक कुछ हुआ ही नहीं प्रॉफिट, तो अभी तो पूरी फुल कैपेसिटी हमने कुछ डाला ही नहीं है उस स्नैपसैक में, तो अभी हमारी कैपेसिटी तो फुल है जितनी हमारे क्वेश्चन में दी हुई होती है, ठीक है। अब हम उसमें ट्रेवल्स करना स्टार्ट करेंगे, जो कि सॉर्टेड आइटम्स है उसमें ट्रेवल्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इफ़ द आइटम वेट इज़ लेस देन और इक्वल टू द रिमेनिंग कैपेसिटी, यानी कि अगर जो हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी है उससे हमारा जो आइटम का वेट है वो लेस है या फिर इक्वल है, तो उसको हम पूरा का पूरा नैपसैक में डाल देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज टेक ओनली द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, तो हम उसका फिर फ्रैक्शनल पार्ट डालेंगे उसमें, ठीक है। अगर मान लो कि हमारी कैपेसिटी 10 है और हमारा वेट है 15, तो हम उसमें सिर्फ 10, इसका जो सिर्फ 10 वाला पार्ट है सिर्फ वही उस नैपसैक में डालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये हम तब तक करते रहेंगे तब तक नैपसैक फुल नहीं हो जाता है। नैपसैक फुल हो जाएगा तो उसका जो हमारे जो आइटम हमने डाला है उसके प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा पॉसिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरह से हम नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि एक अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसमें हमें आइटम दिए हैं, मतलब 3 आइटम्स है, एन की वैल्यू 3 है, प्रॉफिट की टेबल गिवन है, वेट की टेबल गिवन है। अब हम इसमें प्रॉफिट एंड वेट का रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो प्रॉफिट और वेट का रेशियो मतलब प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट, तो यानी कि 6, 100 डिवाइड बाय 20 यानी कि 5, एंड 120 डिवाइड बाय 4। तो हमने इसके प्रॉफिट वेट रेशियो फाइंड कर लिया, जो कि पहले से डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, हमको उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, हम पहले स्टेप में जो फर्स्ट प्रॉफिट वेट का रेशियो जो सबसे बड़ा है उसको हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि हमें सबसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, तो हम सबसे ज़्यादा जो रेशियो आएगा उसी को सबसे पहले लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में टेक आइटम ए, तो हम ए आइटम को लेंगे पहले, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि जो इसका वेट है क्या वो हमारी कैपेसिटी, और इस क्वेश्चन में कैपेसिटी की है ना, कैपेसिटी 50 है, तो हम चेक करेंगे क्या इसका जो वेट है वो कैपेसिटी से 50 कैपेसिटी है। तो अब हम इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि क्या जो द वेट ऑफ आइटम ए है वो कैपेसिटी से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो उसको कम्प्लीटली ले लेंगे। तो जो वेट ऑफ ए है तो वो तो 10 है, जो कि ज़्यादा है, जो कि कम है 50 से, तो हम उसको कम्प्लीटली ले लेंगे, ठीक, कम्प्लीटली, ठीक है। अब हमारा जो कैपेसिटी है, ये जो न्यू कैपेसिटी है, जो कि रिमेनिंग भी बोल सकते हैं,
रिमेनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हमने 10 ले लिया 50 में से, तो 50 माइनस 10 यानी कि 40 हो गई, और हमारा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया हमारा 60, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ए ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद बी स्टेप पे चेक करेंगे। अब सेकंड स्टेप में हम बी को ले लेंगे, टेक बी। ठीक है, अब इसका वेट चेक करेंगे, इसका वेट है 20, जो कि 40 और 40 से कम है। ठीक है, तो अब हम इसको भी पूरा ले लेंगे, टेक कम्प्लीटली। ठीक है, अब हमारा जो रिमेनिंग वेट आएगा, रिमेनिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 20 हो जाएगी, यानी कि 40 माइनस 20। ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 60 प्लस 100, क्योंकि हमने पूरा का पूरा ले लिया इसको, यानी कि 160। हमने इसको पूरा ले लिया तो इसकी वेट हो जाएगा 160। नाउ स्टेप 3, जो कि हमारे थर्ड एलिमेंट को लेने की बात आएगी, तो अब हम लेंगे टेक सी। अब जो सी का वेट है, जो वेट ऑफ सी है वो है 30, जो कि ज़्यादा है, जो हमारा 30 जो कि ज़्यादा है हमारे रिमेनिंग वेट से। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शनल लेंगे, तो हमें फ्रैक्शनल, अब टेक ओनली 20/30, यानी कि सिर्फ 20th पार्ट लेना है हमको 30 में से, मतलब उतना ही पार्ट लेंगे जो कि जितनी कैपेसिटी है, तो यानी कि 2/3 आएगा ऑफ द आइटम, तो हम इतना ही ले पाएंगे आइटम का। ठीक है, तो इसका हम प्रॉफिट निकालेंगे, इसका प्रॉफिट निकलेगा ऐसे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20/30 इंटू 120, क्योंकि 120 इसकी प्रॉफिट है, यानी कि इसका प्रॉफिट आएगा 80। अब जो कैपेसिटी बची है हमारे पास, कैपेसिटी इज इक्वल टू 0 एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पहले तक 160 था, 160 प्लस 80, यानी कि 160 प्लस 80 यानी कि हो जाएगा 240। तो हमारा जो 240 हमारा फाइनल आंसर आया, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि 240 जो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा फाइंड हो गया। तो ऐसे हम फ्रैक्शनल नैपसैक को सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। तो जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, इस पर बहुत हर बार ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है जॉब सीक्वेंसिंग से। तो जॉब सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, उसमें लाइक कंडीशंस क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक कुछ एजम्पशंस लेते हैं हम। ईच जॉब टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है कि ओनली वन जॉब कैन बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही जॉब परफॉर्म की जाएगी। अ जॉब मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर इट्स डेडलाइन, तो इसमें डेडलाइन गिवन होती है, उस डेडलाइन से पहले या फिर उस डेडलाइन तक हमको जॉब कंप्लीट करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें कुछ इनपुट्स होते हैं, एन जॉब्स गिवन होती है, डेडलाइन डी आई गिवन होता है, प्रॉफिट पी आई गिवन होता है हमको क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसके एल्गोरिथम या फिर स्टेप्स ऐसे सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम ये होती है कि सॉर्ट ऑल जॉब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट। अब सारी जॉब्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिट में सॉर्ट कर लेते हैं। फिर फाइंड द मैक्सिमम डेडलाइन अमॉन्ग ऑल जॉब्स, तो जो मैक्सिमम डेडलाइन होती है अमॉन्ग सारी जॉब्स में से वो हम फाइंड करते हैं, और फिर उस मैक्सिमम डेडलाइन की हम एरे बनाते हैं फ्रॉम 1 टू मैक्सिमम डेडलाइन, जो भी डेडलाइन आएगी मैक्सिमम उतना बड़ा हम एरे बनाएंगे। फिर हम सिलेक्ट जॉब 1 by 1 इन ऑर्डर टू हाईएस्ट प्रॉफिट। अब हम 1 by 1 जॉब सेलेक्ट करेंगे इन ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट प्रॉफिट। फिर हर हर जॉब के लिए हम लेटेस्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट ऑन और ऑफ बिफोर इट्स डेडलाइन फाइंड करेंगे। लेटेस्ट मतलब जो सबसे आखिरी होगा उसको हम सबसे पहले भरेंगे, उस जो डेडलाइन है उससे पहले या फिर उस डेडलाइन तक होना चाहिए वो। ठीक है, अब उसके बाद फिर आते हैं, अगर स्लॉट अवेलेबल है तो उस जॉब को स्लॉट में असाइन कर देंगे, अगर स्लॉट अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी जॉब को मूव कर जाएंगे। फिर जो हमारी जो जब सारी चीज़ें हो फिल हो जाएंगी तब सारी जॉब्स हम ट्रेवर्स कर लेंगे, सारे जो हमारे एरे है वो फिल हो जाएगा, स्लॉट्स फिल हो जाएंगी, तो जो स्केड्यूल जॉब आएगी वो हमारा मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट देगी हम इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम ऐसे जॉब सीक्वेंसिंग करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व some example. So this is the question we are given with
इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें जॉब्स गिवन है J1 J2 J3 J4 J5, डेडलाइंस है इसकी उनकी 2 1 2 1 3 एंड प्रॉफिट गिवन है 100 19 27 25 15। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जॉब्स को प्रॉफिट के टर्म्स में शॉर्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, जॉब्स, डेडलाइन एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट 100 27 25 19 एंड 15। तो किन किन जॉब्स का ये प्रॉफिट है, तो 100 मतलब J1 का ही है, 27 है J3 का जिसकी डेडलाइन है 2, इसकी डेडलाइन है 2, 25 J4 है इसकी डेडलाइन है 1 एंड 19 है J2 एंड 15 है J5 इसकी डेडलाइन है 1 एंड इसकी डेडलाइन है 3। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप सॉर्टिंग वाला। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, हम सेकंड में लाइक इसमें मतलब हम ये फाइंड करेंगे कि अब इसमें सबसे बड़ा डेडलाइन क्या है। तो इसकी मैक्सिमम डेडलाइन है मैक्सिमम डेडलाइन है 3। तो हम इतना बड़ा एरे बनाएंगे, एरे फॉर्म करेंगे जो कि एम्प्टी एरे होगा। तो स्लॉट 1 स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। तो ये हमारा एक एम्प्टी एरे बन गया। ठीक है, अब हम इसको इस एरे को इस टेबल के हेल्प से फिल करेंगे। तो हम सबसे पहले जॉब 1 को जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसका है। तो जॉब 1 को हम लेंगे जिसका प्रॉफिट है 100, डेडलाइन है 2। तो लेटेस्ट अवेलेबल स्लॉट हम चेक करेंगे, तो सब सारी स्लॉट खाली हैं। तो जो पहला है जो हमने लिया पहला जॉब J1, तो J1 का जो स्लॉट है वो 2 या 2 से छोटा है। हम 2 या 2 से छोटे स्लॉट पे हम इसको डाल सकते हैं। तो लेटेस्ट मतलब सबसे सबसे अभी जो खाली 2 खाली है तो इज स्लॉट 2, तो सबसे लेटेस्ट स्लॉट 2 है। तो हम 2 पे J1 को पुट कर देंगे। अब हम आगे जाएंगे, अब चेक करेंगे J3 के लिए। J3 के लिए लेटेस्ट स्लॉट क्या हो सकता है, 2 या 2 से छोटा। तो हम 2 पे तो भर चुके हैं तो 2 खाली नहीं है, अब तो जो उससे छोटा है वो है 1। तो हम J3 को स्लॉट 1 पे ऐड कर देंगे। अब J1 को जब हमने ऐड किया तो हमारा जो प्रॉफिट हो गया है वो हो गया है 100। ठीक है, अब फिर जब J2 को ऐड किया तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस 27 जो कि J3 का प्रॉफिट है जो कि हो जाएगा 127। अब हम जाएंगे J4 पे, ओ सॉरी, अब हम जाएंगे J4 पे। J4 के लिए चेक करेंगे तो J4 का जो लेटेस्ट स्लॉट है वो हो सकता है 1 या 1 से छोटा। तो अब 1 या 1 से कम तो कोई जगह खाली ही नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। सेम विथ J2 का भी स्लॉट है वो 1 या 1 से छोटा होना चाहिए था, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। तो ये जॉब भी हम नहीं कर सकते। अब हमारे पास है J5 का स्लॉट क्या है, 3 या 3 से छोटा। तो अब हमारे पास 3 खाली है, तो हम स्लॉट 3 पे, थर्ड स्लॉट पे हम इसको डाल देंगे। तो J3 स्लॉट आ जाएगा। अब इसका प्रॉफिट चेक कर लेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 127 प्लस इसका प्रॉफिट था हमारा 15। तो हमारा जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 7 + 2 3 4 142। तो 142 हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है यही हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से हम जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे डिजक्स्टर एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व करते हैं। डिजक्स्टर एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, हम इस एल्गोरिथम में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं एक सोर्स वर्टेक्स से टू ऑल अदर वर्टाइसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेटेड ग्राफ होता है और नॉन नेगेटिव एजेस होती हैं इसकी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले स्टेप करते हैं असाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। अब जिस नोड से हमने स्टार्ट किया है उस नोड से उस नोड की डिस्टेंस तो 0 होगी, तो स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे एंड जो बाकी सारे एजेस हैं उनको इन्फिनिटी लिख देंगे। अगर हम उस नोड तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते तो मतलब कि एक नोड से दूसरे
मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में अगर एज नहीं है तो उस डिस्टेंस को हम इन्फिनिटी से शो करते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में तो हम सबको ही इन्फिनिटी लेके चलते हैं। फिर और सारी जो एजेस हैं उन सबको अनविजिटेड मार्क कर देते हैं, अनविजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट द अनविजिटेड वर्टेक्स विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अब हम जैसे मान लिया हमने एक स्टार्टिंग वर्टेक्स लिया है, उससे हम जो जो वर्टेक्स बजा सकते हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम विजिटेड डाल देंगे। ठीक है, मार्क्ड विजिटेड कर देंगे। अब हम अपडेट द डिस्टेंस ऑफ ऑल इट्स एडजेसेंट वर्टाइसेस। अब उसकी सारे जो एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं उनकी डिस्टेंस को हम अपडेट करते जाएंगे। अपडेट कैसे करेंगे? इफ़ करंट डिस्टेंस प्लस एज वेट, जो हमारा करंट डिस्टेंस है और एज वेट है अगर एग्जिस्टेंस डिस्टेंस से कम है तो हम उसको अपडेट कर देंगे, अपडेट डिस्टेंस। रिपीट, अब थर्ड से फिफ्थ स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे अंटिल सारी वर्टेक्स विजिट नहीं जाती है। फिर जब सारी वर्टेक्स विजिट हो जाएंगी तो फाइनल डिस्टेंस आएगा, और तो फाइनल डिस्टेंस मिलेगा वही जो लाइक वो हमारा डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम की हेल्प से शॉर्टेस्ट पाथ होगा फ्रॉम सोर्स नोड टू एवरी अदर वर्टेक्स। तो अब हम डिजिटल एल्गोरिथम का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ये 2020 में पेपर में आया था, हमारा PYQ ही है। तो इसके जो एजेस के वेट दिए हैं वो ये हैं 2 2 1 3 3 2 2 एंड G से H ज्वाइन है मगर इसका वेट नहीं दिया है। तो अब हम इसको टेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जितने भी नोट्स हैं उन सबको पहले लिख लेंगे हम, A B C, अब D तक जाना है हमको, A to D, तो D में लास्ट में लिखूंगा ABCDEFGH एंड D, ये D तक ही हमको जाना है। ठीक है, तो अब A से स्टार्ट करेंगे तो A तो 0 हो जाएगा, बाकी सब इन्फिनिटी लेंगे क्योंकि हम बाकी सब पे कहीं नहीं जा सकते। जो भी सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम बॉक्स करते जाएंगे। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? A से B जा सकते हैं यानी कि 2, और A से G जा सकते हैं यानी कि 6। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? ये। बाकी कहीं नहीं जा सकते तो इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ अब हम B पे पहुंच गए। हम B से चेक करेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। B से हम E जा सकते हैं एंड B से हम C जा सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कहाँ खड़े हैं। B से हम जा सकते हैं E, यानी कि अब 2 पे खड़े हैं हम। 2 इसकी नोड का वेट है, 2 + 2 = 4, सॉरी अभी बॉक्स नहीं है। 4 से E पे आ गए एंड B से और कहाँ जा सकते हैं? B से हम C जा सकते हैं। 2 पहले से 7 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 9 आ गया। तो इधर 6, अब G तक जा नहीं सकते तो 6 पहले से था, पहले लिख देंगे तो यहाँ पे बॉक्स बन जाएगा, बाकी कहीं नहीं जा सकते तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम E पे खड़े हैं। ठीक है, हम E वाले नोट पे हैं तो बाकी जहाँ जहाँ जो हम विजिटेड हैं वहाँ वहाँ हम लिख देंगे। अब हम खड़े हैं E पे। अब E से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? E से हम G जा सकते हैं। G मतलब E की वेट है 4, 4 + 1 = 5, तो हम 6 को अपडेट करके 5 कर देंगे। ठीक है, अब G से और कहाँ जा सकते हैं? G से H जा सकते हैं, तो H तो हमको जाना ही नहीं है, मतलब वेट दिया ही नहीं है तो हम इन्फिनिटी लिख देंगे। D जा नहीं सकते और हम लिख देंगे इन्फिनिटी, क्योंकि F भी नहीं जा सकते G से। ओह, हमने यहाँ पे मिस कर दिया है कि E से हम F भी जा सकते हैं। सो E हमारा 2 था, 2 से 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। नहीं सॉरी, E हमारा 4 था, 4 से 4 पे 2 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 6 को अपडेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी हम 6 आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स से आप ध्यान रखिएगा मेरे। एंड यहाँ भी 9 रहेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? ये वाला, तब इस पे हम G तक चले गए। ठीक है, अब G पे, अब हम E पे थे, E से हम चले गए, अब G पे चले गए। ठीक है, अब हम G पे खड़े हैं, 2 4 एंड 5। अब हम G पे खड़े हैं। अब G से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? अब हम G से कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि E बैक ट्रैक तो करना नहीं है, तो हम E पे तो जा नहीं सकते, F पे हम जा नहीं सकते, तो F का 6 9 इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, तो हमारा ये हो गया। तो अब G से हम इसमें से सबसे छोटा है मैंने यानी कि F। अब हम F में चले जाएंगे। ठीक है, अब F में चले जाएंगे। नाउ वी आर एट F। अब F से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं?
एफ से हम सी पे जा सकते हैं, तो 6 + 3 9 हो जाएगा, तो 9 तो पहले से है, तो हम 9 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब हम एफ से एच जा सकते हैं, एच मतलब 5 + 2 7 हो जाएगा, ठीक है। और एफ से और कहीं नहीं जा सकते, तो बाकी डी पे इन्फिनिटी। नाउ अब इन दोनों में 9 और 7 में छोटा है 7, तो 7 को हम बॉक्स बना देंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग एट 7 किसका था, एच पे, तो हम एच पे खड़े हैं, ठीक है। अब हम एच से देखेंगे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो नाउ बाकी सब जगहों पे तो पहुँच गए हैं, तो बाकी को एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम एच पे खड़े हैं, ठीक है। अब एच से हम सी पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो एज इट इज आ जाएगा। अब हम एच से डी पे जा सकते हैं, हाँ डी पे जा सकते हैं, तो डी पे प्लस कर देंगे 7 + 2 9, तो 9 आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम कोई सा भी ले सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि अब ऑब्वियसली इसके बाद अगर हम मान लो कि सी लेते हैं, सी अगर ले लिया हमने, सी अब सी से डी जाने के लिए हमको 3 प्लस करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली 12 आएगा, तो डी से बड़ा जाएगा, तो हम डायरेक्ट 9 को और डी को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ए से डी का। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे ए टू डी, ठीक है। अब हम ए पे खड़े हैं, ए से सबसे छोटा क्या है, अब हमको 9 9 लाइक सम आना चाहिए, ऐसे पाथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा पाथ क्या बनेगा, ए टू बी, बी टू ई, ई टू जी, जी टू एफ, एफ टू एच एंड एच टू डी। तो ये हमारा ए टू डी पाथ बनेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। सो हेयर वी हैव completed ऑल द न्यूमेरिकल टॉपिक्स ऑफ यूनिट 2 ग्रेडी एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है, तो अब हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। सो thank you for watching this video. You can comment down your queries and questions, and you can like, share, subscribe. You please subscribe for upcoming videos. मैं और भी ऐसे वीडियो और भी यूनिट्स और भी वन शॉट्स लाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।